जय हिंद दोस्तों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 38th डे और आज भी हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को। उसके साथ साथ हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। तो देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू को देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम समझेंगे आज, ठीक है। इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड देखेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड, रेसिड्यूरी पावर्स, शेड्यूल से रिलेटेड, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को समझेंगे हम अच्छे से और एमसीक्यू को भी देखेंगे, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हो सिटीजनशिप, डोमिसाइल, स्पीकर, लोकसभा कंसिस्टेंसी, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत, अमेंडमेंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, तो इसके एमसीक्यू सीरीज को देखने वाले हैं, जो कि सारा क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से कि यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ समझने का प्रयास करना। मैं अपनी ओर से पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी समझाते हैं। तो अगर आप लोग इसके पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो जा करके देख सकते हो सारे लेक्चर्स को। आज है 38th डे, ठीक है। तो इसके पीछे जितना भी सीरीज चला है यानी 37th डे तक डेली हम 10-10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। उसके साथ साथ हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी समझें। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो स्टेटमेंट को देख करके आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे समझने का पहले प्रयास करना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। पहले स्टेटमेंट्स को समझो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिफाइंस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्या हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। यानी फेडरलिज्म जो क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर पार्ट है तो क्या हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है। तो इस बात को सोचो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को, डेमोक्रेसी को, क्या इन सब को डिफाइन किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। तो आप सेकेंड स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। क्या भारत का संविधान जो है वो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है। तो आप लोग बताओ, हम आगे देखते हैं। टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो क्या प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू। तो पहले इसका आंसर दो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्यों होगा, तो यहाँ पे देखो ये पहले से डिफाइन नहीं किया गया था। ये पहले से जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पहले से, क्या बेसिक स्ट्रक्चर कब ऐड हुआ हमारे संविधान में, बेसिक स्ट्रक्चर कब ऐड किया गया, तो 1973 में जो है वो केशवनाथ भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के साथ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को लाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा संविधान जब बना था उस समय जो था बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है वो ऐड किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट सही कैसे होगा, तो हम इसको आगे समझते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व हुआ कब, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क केस जो कि केशवनाथ भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, तो यहाँ पे जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो यहाँ से जो है वो इवॉल्व हुआ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं पीछे के लेक्चर में। तो अगर नहीं समझ में आता हो तो पीछे का लेक्चर जाके देखो, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम आगे देखते हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने क्या कहा था, तो पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहा था बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में कि
पार्लियामेंट के पास क्या है, तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत यानी 368 आर्टिकल के तहत जो है वो पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, तो उसके पास अमेंडमेंट करने का पावर है। क्या करने का पावर है, तो उसके पास अमेंडमेंट करने का पावर है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट तो अमेंडमेंट कर सकता है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर को उसके पास बदलने का कोई ताकत नहीं है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो ये कहा गया किस केस के तहत, केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस को याद रखना, इस केस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी क्वेश्चंस में यानी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 1973 का केस है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे तो बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10, इस प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस नॉट समथिंग डायरेक्टली डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डायरेक्टली डिफाइन किया गया था, तो डायरेक्टली जो है वो डिफाइन नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बाद में डिफाइन किया गया, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे देख सकते हो कि जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में किस किस एलिमेंट्स को रखा गया है, तो देख सकते हो इस प्रकार से सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसको कहाँ रखा गया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो कोर्ट ने डाला है, ठीक है। यानी इसको, इसमें अगर चेंज करना रहे पार्लियामेंट को तो इसमें चेंज नहीं कर सकता, अगर चेंज कर सकते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। रूल ऑफ लॉ, ये भी क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 जो है वो सही क्यों है, तो हम इस बात को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। हमारा संविधान जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई कोर्ट जो है वो सुनवाई कर दिया, किसी केस को लेकर के सुनवाई कर दिया, तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो फिर से, अगर उसे लगे कि कुछ गलत हुआ है, मतलब कोई गलत सुनवाई हुआ है, तो उसको फिर से क्या कर सकता है, तो फिर से सुन सकता है उस केस को, केस से रिलेटेड, ठीक है। टू सेफगार्ड सिटीजन्स के लिबर्टीज को सेफगार्ड करने के लिए एंड प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, ठीक है। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स मैकेनिज्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो देख सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स है, ठीक है। ध्यान रखना इस आर्टिकल्स को, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्टिकल 13 में बताया गया है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226, ठीक है, और आर्टिकल 131, 136 और 137 में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड ये सब आर्टिकल्स हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो प्रोटेक्ट करने का क्या काम करता है, तो फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज का सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा गया है 2013 में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, द प्रिएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, क्या इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रिएम्बल में और फंडामेंटल राइट्स में बात करता है क्या, या फिर स्टेटमेंट 2 देखो, द प्रिएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या थर्ड स्टेटमेंट देखो, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ द एबव। अगर आप लोग इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या काम करता है, किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर नहीं जानते हो तो पीछे के लेक्चर में जा करके देखो, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम हर चीज़ को समझाने के लिए बैठेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले समझते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इकोनॉमिक जस्टिस का बात करता है वो प्रिएम्बल में भी बात करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात करता है, ठीक है।
बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स क्रिएटिंग ए सिस्टम, यानी कि वैसे सिस्टम को क्रिएट करना वेयर देयर इज नो ह्यू गैप बिटवीन रिच और पुअर, जहाँ पे रिच यानी कि ज़्यादा कोई रिच और पुअर के बीच जो है ना कोई ह्यू गैप ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा गैप ना हो अमीर और गरीब के बीच, ठीक है। एंड एवरीवन गेट्स फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, और सभी के पास क्या है? फेयर अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए लाइवलीहुड के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ, ठीक है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इकोनॉमिक जस्टिस इज मेनली रिफ्लेक्टेड इन, तो भारत के संविधान में जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है? क्या बात कर रहा है? इकोनॉमिक जस्टिस का, ठीक है, भूल मत जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पे? तो प्रियम्बल में भी रिफ्लेक्ट करता है और डीपीएसपी में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। द प्रियम्बल क्लियरली स्टेट्स, प्रियम्बल में जो है वो क्लियरली कहा गया है क्या? जस्टिस के बारे में कहा गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का बात किया गया है प्रियम्बल में। जब प्रियम्बल पढ़ोगे तो ये वर्ड जो है वो प्रियम्बल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रियम्बल में स्पेशली रूप से इकोनॉमिक जस्टिस का बात किया गया है, ठीक है। दस इकोनॉमिक जस्टिस इज एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में जो है वो कहाँ पे मेंशन किया गया? तो प्रियम्बल में मेंशन किया गया। अब यहाँ पे देखो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पुलिस में कहाँ मेंशन किया गया? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइड करता है, क्या करता है? तो गाइड करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम क्या है? तो गवर्नमेंट को गाइड करता है, ठीक है, किस प्रकार के लॉ बनाना है, किस प्रकार के कानून मतलब बनाना है, तो इस चीज़ को गाइड करने का काम करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसी में बताया गया है कि गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट, तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो गाइड करने का काम कौन करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हैं, तो देख सकते हो कि आर्टिकल 38 में जो बताया गया है वो क्या बताया गया? प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या? वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए प्रमोट करना एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, और जो भी इनइक्वालिटीज है उसको घटाना, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 38 में बताया गया है। तो ये क्या बात करता है? तो इकोनॉमिक जस्टिस का बात करता है, ठीक है, डीपीएसपी। यहाँ पे देखो उसी तरह से आर्टिकल 39 में ये सब जो है वो क्या है? तो डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी किस से किस आर्टिकल में आता है ये आप लोग बताओ, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। तो ये सब जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी का पार्ट है। उसी प्रकार से 39 में दिए गए हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। इसी प्रकार से आर्टिकल 41 में दिए गए हैं राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। उसी प्रकार से आर्टिकल 43 में लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। तो ये सब जो है वो किस चीज़ का बात कर रहा है? तो इकोनॉमिक जस्टिस का बात कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इन द फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या होता है तो हम ये भी समझाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडरी पावर्स वेयर गिवन टू द। तो उस समय जो है वो रेसिडरी पावर्स जो है वो किसको दिया गया था? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो रेसिडरी पावर्स है। अब ये रेसिडरी पावर्स क्या होता है तो इसको भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना होगा, ठीक है। तो उस समय जो रेसिडरी पावर्स जो था वो किसे दी गए थे, ठीक है, किसे दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसे दी गई थी? ये भी क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो किसे दिया गया था? ऑप्शन में देखो फेडरल लेजिस्लेचर्स को, गवर्नर जनरल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को, या प्रोविंशियल गवर्नर्स को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी उस समय जो रेसिडरी पावर्स, जो उसकी शक्तियाँ जो है वो किसके पास दिया गया था? तो
उस समय जो गवर्नर जनरल होते थे उसके पास इसका पावर होता था, ठीक है, गवर्नर जनरल के पास। तो हम इसके बारे में समझते हैं इसके पास ही पावर क्यों होता था, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि फेडरल सिस्टम्स यानी फेडरेशंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो द फेडरल सिस्टम प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो फेडरल सिस्टम जो प्रपोज किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। मीन्ट ये डिवीजन, जहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, तो पावर का जो है वो डिवीजन किया जाता है, पावर का डिवीजन करना ही क्या कहलाता है, तो फेडरेशंस कहलाता है। मीन्ट ये डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर, यानी सेंटर को क्या कहा जाता था, तो सेंट्रल को पहले फेडरल कहा जाता था, ध्यान रखना इस बात को, सेंट्रल को पहले फेडरल कहा जाता था, गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस को जो स्टेट कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो डिवीजन का बंटवारा होता था ना, पावर का जो बंटवारा होता था, उसी को हम क्या कहते हैं, तो फेडरल सिस्टम कहते थे, ठीक है। विथ बोथ लेवल्स हैविंग ऑथोरिटी ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। इन दिस सिस्टम्स, इस सिस्टम में गवर्नेंस वाज टू बी शेयर्ड बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। इस सिस्टम में गवर्नेंस जो है ना वो दो लेवल पे गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशंस, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया वाज प्रपोज ए फेडरल सिस्टम, इंडिया ने क्या क्या प्रपोज किया था, तो फेडरल सिस्टम को। जैसे फेडरल सिस्टम में अगर समझे तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स होता था और स्टेट गवर्नमेंट्स को पहले बोला जाता था प्रोविंसेस, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्रिंसली स्टेट होता था, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हो कि अगर वहाँ पे फेडरल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होता था वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो थी वो कानून बनाती थी, और प्रोविंशियल लिस्ट में यानी स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम आज बोलते हैं वहाँ पे कानून बनाने का काम करते थे, और कंकरेंट लिस्ट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम समझते हैं एक टर्म आया था क्वेश्चन में, रेसिडुअरी पावर्स, क्या आया था, तो रेसिडुअरी पावर्स जो था वो आया था। रेसिडुअरी पावर्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे समझो, सब्जेक्ट्स नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट, यानी कि वैसा सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया हो, यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो मेंशन ना किया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पावर को हम क्या कहते हैं, तो रेसिडुअरी पावर्स के अंदर जो है वो उसकी शक्तियाँ आती है, ठीक है। यानी वैसा सब्जेक्ट जिसका मेंशन जो है वो तीनों सब्जेक्ट में नहीं किया गया हो, उसका पावर जो है वो रेसिडुअरी पावर्स के अंदर आता है, और उसका कंट्रोल जो है वो कौन करता है, तो उसका कंट्रोल जो करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स करती है। तो यहाँ पे देखो, ये पहले समझते हैं, अंडर 1935 एक्ट दिस पावर्स वेर गिवन टू द गवर्नर जनरल। यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या पूछा गया था, तो 1935 में रेसिडुअरी पावर्स का जो शक्तियाँ थी वो किसके पास था, तो गवर्नर जनरल के पास था। यही क्वेश्चंस को पूछा गया था। वो रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश क्राउन, जो कि रिप्रेजेंट करता था क्या, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। अब उस समय के बारे में हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे उस समय जो था वो फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट था, 59 सब्जेक्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट था, और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट थे, ठीक है। और अभी कितना है सो बताओ, ठीक है। यानी कि सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है सो बताओ। और रेसिडुअरी पावर्स जो था वो, रेसिडुअरी पावर्स का पावर्स जो था वो किसके पास रहता था उस समय, तो गवर्नर जनरल के पास रहता था। 1935 का बात हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, इफ ए न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, अगर कोई नया स्टेट क्रिएट करना हो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स, यहाँ पे बात कर रहा है क्या, शेड्यूल्स का बात कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल्स का बात नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। इन छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे अगर बोलता आर्टिकल्स, ध्यान नहीं देगा, यहाँ पे बोलेगा आर्टिकल्स, मान के चलो तुम्हारा ध्यान में रहेगा आर्टिकल्स, ठीक है, फट से ध्यान दोगे कि आर्टिकल 3 के कारण होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल्स का बात कर रहा है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मस्ट बी अमेंडमेंट। तो शेड्यूल्स में अगर किसी मतलब मान के चलो कि कोई नया स्टेट बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो कौन सा शेड्यूल में जो है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो शेड्यूल किस में चेंज करना पड़ता है,
शेड्यूल फर्स्ट में जो है वो चेंज करना पड़ता है। किसमें? तो शेड्यूल फर्स्ट में जो है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखते हैं, हम आगे समझते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, इफ ए न्यू स्टेट, मान कोई न्यू स्टेट अगर क्रिएट करना हो भारत के अंदर, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी अमेंडमेंट। तो फर्स्ट शेड्यूल को जो है वो क्या कहा जाता है? तो उसे अमेंड किया जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स, क्योंकि इसमें क्या रखा गया है? नेम्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के नाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज और देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के बारे में बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। तो अगर किसी कोई नया स्टेट क्रिएट करना हो तो हमें फर्स्ट शेड्यूल में भी जो क्या करना पड़ता है? तो अमेंडमेंट करना पड़ता है। वेनिवर ए न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड और बाउंड्रीज चेंज, अगर बाउंड्रीज भी चेंज करना हो किसी स्टेट का, तब भी जो है वो हमें फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ता है। वही आर्टिकल्स पूछते तो क्या करते, आप लोग बताओ। एंड द फिफ्थ शेड्यूल मस्ट बी अपडेटेड। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल जो है मस्ट बी अपडेटेड किया जाता है, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो, वेन तेलंगाना वाज क्रिएटेड इन 2014, जब तेलंगाना क्रिएट किया गया था 2014 में, तब फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया था। ठीक है, तब जाकर के क्या बना था? तो तेलंगाना जो है वो नया स्टेट बना था 2014 में। ठीक है, इसी प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो क्रिएशन और एबोलिशंस अल्टरेशंस ऑफ स्टेट्स इज डन अंडर आर्टिकल 3 के अंदर जो है वो किसी भी स्टेट का क्रिएट करना और किसी भी स्टेट का बाउंड्री में चेंज करना, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 3 में दिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या प्रोवाइड करता है? तो ये फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट, किसी स्टेट का क्रिएट करने के बारे में बताता है। अल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, चेंज स्टेट नेम्स या मर्ज स्टेट करना हो तब जाकर के हमें चेंज करना पड़ता है। आर्टिकल 3 के तहत जो है वो हमें क्या करना पड़ता है? तो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आफ्टर दिस फर्स्ट शेड्यूल अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली, और इसके अनुसार जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में भी जो है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम समझते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल भी जो ऑप्शन में था, तो सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया गया है तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड शेड्यूल में किसके बारे में बताया गया है? तो सैलरीज एंड एलोवेंसेस के बारे में बताया गया है। सैलरीज और एलोवेंसेस का बात करता है तो किसके बारे में? प्रेसिडेंट का बात करता है, सैलरीज के बात करता है। ठीक है, एलोवेंसेस का, गवर्नर्स का, जजेज का, सीएजी का, ठीक है, एमपी का बात करता है सैलरीज और एलोवेंसेस का। ठीक है, ये सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, कितना शेड्यूल होता है हमारे संविधान में? कितना शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है, उसमें से सेकेंड शेड्यूल में इस चीज़ का बात किया गया है। अब हम देखते हैं, थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया है? तो थर्ड शेड्यूल में बताया गया है द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक कंटेंट्स करता है जो कि ओथ लेते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। कौन कौन? तो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स, जजेज, एमपी, एमएलएज जो कि ओथ लेते हैं, तो उसके बारे में जो है वो थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है वो कंटेंट्स करता है द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बताया गया। किसके बारे में? तो शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हो कि वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिंग स्टेट। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो रिलेटेड नहीं है क्रिएटिंग स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन बताया जा रहा है विथ रिफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रिफरेंस में। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करो पहले स्टेटमेंट्स को। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यूपीएससी 2021 में। ठीक है, तो ध्यान देना। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप्स एंड वन डोमिसाइल। क्या हमारे संविधान में ऐसा बताया गया केवल वन सिटीजनशिप्स के बारे में और वन डोमिसाइल के बारे में? तो अभी स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, और आंसर दो। ए सिटीजन, सेकेंड ऑप्शन देखो, ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। जो बाय बर्थ जो रहेगा वही खाली हेड ऑफ स्टेट यहाँ बन सकता है। थर्ड देखो, ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप्स
कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्या अगर कोई फॉरेनर जो है वो सिटीजनशिप्स ग्रांट करता है तो उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता है किसी सर्कमस्टांसेस में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर कैसे होगा ओनली वन, तो इसके बारे में समझते हैं। इंडिया फॉलोज करता है क्या? सिंगल सिटीजनशिप्स के बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा है? सिंगल सिटीजनशिप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मीनिंग एवरी पर्सन, यानी इसका मतलब होता है कि एवरी पर्सन इज ओनली वन सिटीजन, ओनली ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट सेपरेटली ए सिटीजन ऑफ स्टेट। यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो केवल एक स्टेट का ही क्या कर सकता है? तो सिटीजनशिप धारण कर सकता है। यहाँ पे देखो और ऐसे समझते हैं, दिस मीन्स एवरी पर्सन इज ओनली ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअली स्टेट्स लाइक बिहार और महाराष्ट्र। यानी एक साथ जो है वो कोई भी सिटीजन जो है वो बिहार और महाराष्ट्र का जो है वो क्या कर सकता है? तो सिटीजनशिप नहीं धारण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो और अच्छे से इसको हम समझते हैं। तो आल्सो इन constitutional interpretations domicile is considered a single legal status, meaning a person normally has domicile at a time, therefore the statement is correct। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट बताया गया। यहाँ पे और अच्छे से क्लियर अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर समझाने के लिए यहाँ पे कुछ देखो इस चीज़ को, कैन ए पर्सन हैव डोमिसाइल इन 2 और मोर स्टेट इन इंडिया? क्या कोई पर्सन जो है वो 2 से अधिक, ये 2 या 2 से अधिक स्टेट का डोमिसाइल धारण कर सकता है? तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि नो, ए पर्सन कैन नॉट हैव डोमिसाइल इन 2 और मोर स्टेट्स एट ए सेम टाइम। सेम टाइम में जो है वो एक पर्सन जो है वो 2 या 2 से अधिक जगह का डोमिसाइल जो है वो नहीं प्रदान कर सकता है। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है तो ये भी समझाएंगे। ठीक है, इन ए लॉ ए पर्सन कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल एट ए टाइम। हमारे लॉ में लिखा गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो केवल एक डोमिसाइल को धारण कर सकता है। ठीक है, बिकॉज डोमिसाइल मीन्स ए सिंगल परमानेंट होम। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? तो सिंगल परमानेंट होम होता है वेयर ए पर्सन इंटेंड्स टू लिव परमानेंटली, जहाँ पे पर्सन जो है वो परमानेंटली रूप से रहता हो, यानी कि सिंगल परमानेंट होम की बात करता है डोमिसाइल। ठीक है, इफ ए पर्सन मूव्स, अगर कोई पर्सन जो है वो मान के चलो, ठीक है हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है पहले उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, इफ ए पर्सन मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता हो, ठीक है, एंड इंटेंड्स टू सेटल देयर परमानेंटली, और वहाँ पे जाकर के परमानेंटली सेटल कर जाता है। ठीक है, द न्यू डोमिसाइल रिप्लेसेस द ओल्ड वन। तो वहाँ पे जो है वो जो न्यू डोमिसाइल है वो रिप्लेस कर देगा किसको? तो ओल्ड वन को। जैसे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ए पर्सन बोर्न एंड परमानेंटली लिविंग इन बिहार। मान के चलो एक पर्सन जो है वो बोर्न किया और कहाँ रह रहा है? तो बिहार में रह रहा है, तो उसका डोमिसाइल कहाँ हो गया? तो बिहार का वो डोमिसाइल हो गया। ठीक है, लेकिन इफ ए पर्सन परमानेंटली सेटल्स इन महाराष्ट्र, वही पर्सन जो है वो जाकर के महाराष्ट्र में सेटल हो गया, ठीक है, तो डोमिसाइल बिकम्स महाराष्ट्र। यानी कि वो डोमिसाइल धारण कर सकता है महाराष्ट्र का, लेकिन एक साथ जो है वो बिहार का नहीं रह सकता है। ठीक है, बिहार को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो, द पर्सन कैन नॉट लीगली क्लेम बोथ डोमिसाइल सिमिल्टेनियसली, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो एक साथ 2 जगह का डोमिसाइल जो है वो क्या लीगली रूप से जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था। तो ये सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम इन हेड ऑफ स्टेट इनकरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि एनी हेड ऑफ स्टेट जो है वो केवल बाय बर्थ, जो बाय बर्थ है वो ही नहीं हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। यहाँ पे देखो, पहले हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो कौन होता है? तो हेड ऑफ स्टेट जो है हमारे देश का प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 58 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द क्वालिफिकेशंस आर। हेड ऑफ स्टेट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है? तो ये समझो, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या बाय बर्थ जो है वो वही
हेड ऑफ स्टेट बन सकता है क्या? तो यहाँ पे देखो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या हो सकता है, तो ये मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, मिनिमम ईयर्स जो है वो 35 साल होना चाहिए, और क्वालिफाइड क्या होना चाहिए, तो लोकसभा से क्वालिफाइड होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर द पर्सन टू बी ए सिटीजन बाय बर्थ। कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि जो बाय बर्थ है वही जो है वो हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। यहाँ पे बताया गया है क्या, जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो भी है ना वो भी बन सकता है प्रेसिडेंट, नेचुरलाइज तरीके से भी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, केवल बाय बर्थ तरीके से नहीं। 10 इस प्रकार से क्या होगा, तो स्टेटमेंट जो 2 है वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम स्टेटमेंट 3 को समझते हैं। तो ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजन कैनॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे देखो अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड इन सेवरल सिचुएशंस, सिटीजनशिप्स को जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है सेवरल सिचुएशंस में, जैसे रिन्यूसिएशंस, ठीक है, जैसे कोई वॉलंटरी गिविंग ऑफ सिटीजन्स, मतलब आप खुद ही जो है वो क्या सिटीजनशिप छोड़ना चाहे तब, ठीक है। टर्मिनेशन इसी प्रकार से एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, कोई एक्वायर कर ले अदर कंट्री का तब भी जो है उसका टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। डिप्राइवेशन, गवर्नमेंट कैंसिल सिटीजनशिप ऑप्टेड बाय फ्रॉड और डिसलॉयलिटी, गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है, फ्रॉड और डिसलॉयलिटी में, ठीक है, सिटीजनशिप किसी का। देयरफॉर ए फॉरेनर ग्रांटेड सिटीजनशिप्स कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, आज का 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हु इज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, तो फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन था, यहाँ पे बोल रहा है लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2007 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना कौन हो जाएगा। आप ये ऑप्शंस में देखो, हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, के एम मुंशी, यूएन देवर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर जो है वो फर्स्ट क्या थे, तो स्पीकर थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जीवी मावलंकर हो जाएगा। उसी प्रकार से देख सकते हो, एनालिसिस करते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो फर्स्ट स्पीकर होगा लोकसभा का वो कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो भारत के फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे, ठीक है। ही सर्व्ड, जो कि सर्व करते थे एज द स्पीकर फ्रॉम 1952 से लेकर के 1956 तक जो है वो सर्व किए हैं स्पीकर के रूप में। कब से कब तक, 1952 से 1956 तक, ड्यूरिंग द फर्स्ट लोकसभा, ठीक है। देख सकते हो हुकुम सिंह जो थे, जो कि ऑप्शन में था, तो हुकुम सिंह जो है वो नहीं थे फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। ये क्या थे, तो थर्ड स्पीकर ऑफ लोकसभा थे 1962 से लेकर के 1967 के बीच, ठीक है। देयरफॉर दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। उसी प्रकार से के एम मुंशी कौन थे, तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ठीक है, इसका नाम था पूरा, ठीक है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ए वेल नॉन लॉयर थे, राइटर थे और पॉलिटिशियन थे, बट नेवर सर्व्ड एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेकिन इन्होंने कभी सर्व नहीं किया लोकसभा स्पीकर के रूप में। उसी प्रकार से यूएन देवर जो थे वो क्या थे, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट से 1955 से लेकर के 1959 के बीच, ठीक है। और इन्होंने सर्व किया है आल्सो सर्व एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ सौराष्ट्र के रूप, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू लोकसभा स्पीकर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन को। तो 7th क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट, देखो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सा लार्जेस्ट एरिया वाइज जो है वो लोकसभा कंसिस्टेंसी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, लोकसभा का एरिया वाइज जो है लोकसभा कंसिस्टेंसी कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पे देखो, कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके राइट आंसर कैसे होगा। तो लार्जेस्ट लोकसभा कंसिस्टेंसी इन इंडिया बाय एरिया वाइज इज लद्दाख, क्या हो जाएगा, तो लद्दाख जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा कंसिस्टेंसी इट कवर्स इंटायर लद्दाख, ये जो है वो एरिया कितना कवर करता है, तो पूरा लद्दाख एरिया को कवर करता है। ड्यू टू दिस वास्ट माउंटेनियस रीजन्स,
वास्ट माउंटेनियस रीजन के कारण इट हैज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया एमंग ऑल कंसिस्टेंसी इन इंडिया। ठीक है, सभी जियोग्राफिकल एरिया को जो है वो कवर करता है, क्योंकि वास्ट माउंटेन्स रीजन है लद्दाख में, जिसके कारण पूरा एरिया जो है वो इस कंसिस्टेंसी के अंदर आता है। ठीक है, उसी प्रकार से कांगड़ा जो है वो, कांगड़ा गलत होगा, क्यों? तो कांगड़ा जो है वो कहाँ पे है? तो कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, कांगड़ा कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो ध्यान रखना इस बात का। कच्छ जो है वो इसी प्रकार से गुजरात का कंसिस्टेंसी है। ठीक है, आप लोग किस कंसिस्टेंसी से हो ये आप लोग बताओ। ठीक है, तो भीलवाड़ा जो है वो कहाँ का है? तो भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैव होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन से लोग जो है ना वो होल्ड किए थे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। ठीक है, तो पर्सन हु सर्व्ड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमंग द गिवन नेम्स, देख सकते हैं कि मोहम्मद हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है वो क्या थे? तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1979 से लेकर के 1984 के बीच। ठीक है, और ये अर्लियर सर्व कर चुके थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 1968 से लेकर के 1920 के बीच। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। आल्सो सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सर्व किए थे एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में 1969 में, जब डेथ हो गया था जाकिर हुसैन का। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब इसी प्रकार से फखरुद्दीन अली अहमद का बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो सर्व कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में 1924 से 1927 के बीच, और ही नेवर सर्व्ड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कभी सर्व नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं उसी प्रकार से शंकर दयाल शर्मा के बारे में। तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1987 से 1992 के बीच। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे 1992 से 1997 के बीच। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन, इफ़ यू पंचायत इज डिजॉल्व, अगर पंचायत डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन, तो इलेक्शन जो है वो कितने महीने में डिजॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई पंचायत जो है वो डिजॉल्व हो जाता है तो कितना महीना में उस पंचायत में इलेक्शन करा दिया जाना चाहिए था? तो इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2009 में। ठीक है, तो कितना महीना में इलेक्शन करा दिया जाता है ये हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 मंथ्स। क्या हो जाएगा? तो 6 मंथ्स के अंदर जो है उस पंचायत में इलेक्शंस करा दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 243E में दिया गया है कि इफ पंचायत इज डिजॉल्व, अगर पंचायत डिजॉल्व हो जाता है बिफोर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स, बिना 5 ईयर कंप्लीट किए, ठीक है, इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड, तब वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करा दिया जाता है विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, जिस डेट्स में डिजॉल्व हुआ उसके बाद। ठीक है, 6 महीने के अंदर जो है वहाँ पे इलेक्शन करवा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल कहाँ पे लिखा गया है? तो आर्टिकल 243E में लिखा गया है। दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, विच गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को समझो। एन अमेंडमेंट टू द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन इनिशिएटेड बाय। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो कहाँ से इनिशिएट किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 1999 में पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ से, लोकसभा से, राज्यसभा से, या स्टेट लेजिस्लेचर से, या प्रेसिडेंट से डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा और राज्यसभा का बात हो रहा है। ठीक है, आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी जो है अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। दिस पावर कम्स फ्रॉम द आर्टिकल 368। ये पावर्स जो है वो कहाँ जाता है, तो आर्टिकल 368 में दिया गया हमारे संविधान में। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास करो। लोकसभा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस एनी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर प्राइवेट मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके लिए कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रायर, ठीक है, प्रेसिडेंट का। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से स्टेटमेंट 2 भी जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड जो कि था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, और इसको भी जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कहाँ पे, राज्यसभा में भी। बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर्स टू इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दोनों के पास क्या है, तो इक्वल पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के। देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग इफ हाउसेस डिसएग्री, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि दोनों हाउस जो है वो डिसएग्री होने पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाए। ठीक है, तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।